प्रिय भैया बहनों, अभी मैंने आपको कक्षा 11 की बायोलॉजी में 2 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, उसमें आपका मैंने वर्गीकरण पढ़ा दिया है। वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने पंचजगत अवधारणा और पंचजगत अवधारणा के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे चैप्टर मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आज आपका जो बायोलॉजी का मैं आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, सेल एंड सेल ऑर्गन्स। सेल एंड सेल ऑर्गन्स मतलब कोशिका एवं कोशिकांग। कोशिका एवं कोशिकांग यानी इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कोशिका और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त अंग कोशिकांग कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोशिका और कोशिकांग के बारे में। तो पहले कोशिका की बात कर लें। हम जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं, जो सजीव हैं, सजीवों के लक्षण आप लोगों को पता ही है। तो सजीवों का शरीर अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सजीवों का शरीर अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये कोशिकाएं ही शरीर की संरचनात्मक इकाई होती हैं। यानी हम इस कंपेयर कर सकते हैं कि ये अगर एक कमरा बना हुआ है तो इस कमरे का निर्माण ईंट से हुआ है और कई सारी ईंटें मिलकर इस कमरे का निर्माण कर रही हैं। तो इस कमरे की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या हो गई? ईंट हो गई। ठीक इसी प्रकार जो ये हमारा जो बिल्डिंग बना हुआ है, हमारे ये शरीर बना हुआ है, इस शरीर की जो ईंट है, जो इकाई है, उस इकाई को ही कहते हैं कोशिका। तो ये हो गई कोशिका। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं, इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात इनकी खोज तभी हो सके जब इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हो पाए। तो पहले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, सूक्ष्मदर्शी बनी, सूक्ष्मदर्शी बन जाने के पश्चात कोशिका की खोज हुई। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अपने ही द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, एक लकड़ी होती है उसको बोलते हैं कॉर्क, उस कॉर्क की लकड़ी की पतली काट को जब सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्हें अत्यंत महीन मधुमक्खी के छत्ते की आकार की संरचनाएं दिखाई पड़ी। उन्होंने क्या किया, ये एक कॉर्क थी, मान लो एक कॉर्क थी, ये आपकी कॉर्क है। इस कॉर्क की एक पतली काट को काटा और फिर इसको सूक्ष्मदर्शी में देखा। जब सूक्ष्मदर्शी में देखा तो इन्हें इस प्रकार की मधुमक्खी की छत्ते की संरचनाएं दिखाई पड़ी। इन संरचनाओं को उन्होंने ही कहा, क्या कहा? सेल्यूला। इन संरचनाओं को इन्होंने क्या कहा? सेल्यूला। यही सेल्यूला बाद में इसको क्या नाम चेंज करके क्या बोल दिया गया? सेल। यानी इसको क्या कहा गया? कोशिका। तो इस प्रकार देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट को सूक्ष्मदर्शी अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में जब देखा तो उन्हें मधुमक्खी के आकार की संरचनाएं दिखाई पड़ी। इन संरचनाओं को इन्होंने कहा सेलुला, जो बाद में हो गया सेल और जिसको कहते हैं कोशिका। इस प्रकार कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है।
यानी पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज का जो वर्णन है वो अपने द्वारा रचित एक पुस्तक जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में उन्होंने इस कोशिका की खोज का वर्णन लिखा। अच्छा, तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन ये बाद में ज्ञात हुआ कि वास्तव में जो रॉबर्ट हुक ने जिन्हें कोशिका कहा था वो कोशिकाएं नहीं थी। वो क्या थी? क्योंकि ये क्या था, कॉर्क एक लकड़ी है, ये पौधा है और पौधे में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। तो रॉबर्ट हुक ने जिसे कोशिका कहा था वास्तव में वो कोशिकाएं नहीं थी, वो क्या थी? मृत कोशिका भित्तियां थी। मृत कोशिका भित्तियां थी, कोशिकाएं नहीं थी। लेकिन परंतु फिर भी उसके बावजूद भी कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को ही जाता है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके पश्चात एक वैज्ञानिक और थे, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी थी। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। अगर क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इतना आपको याद रखना है अभी। इसके बाद देखना है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत यानी अंग्रेजी बोलते हैं इसको सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। तो कोशिका सिद्धांत, कोशिका के संबंध में जो बातें बताई गई, जो मुख्य बिंदु दिए गए, उन मुख्य बिंदुओं को ही कहते हैं कोशिका सिद्धांत। दो वैज्ञानिक हैं, एमजे स्लीडेन। एमजे स्लीडेन। दूसरे थे आपके थियोडर स्वान। एमजे स्लीडेन और थियोडर स्वान ने कोशिका के संबंध में जो बातें बताई, उन बातों को ही क्या कहा गया? कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहा गया। अच्छा, इस कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी? इसकी मुख्य बातें थी, नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट था कि कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी शरीर की जो संरचना है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोशिका। जो शरीर की क्रियाएं हैं, समस्त क्रियाएं कोशिकाओं के द्वारा ही परफॉर्म होती हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था
प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। दूसरा पॉइंट यह था कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से उपस्थित किसी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। कोशिका से कोशिका का निर्माण होता है। इसी यूनिट के अंतर्गत आगे एक चैप्टर आएगा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, उसमें मैं पढ़ाएंगे इसको विस्तार रूप से। लेकिन अभी एक लाइन आप याद रखेंगे कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है और कोशिका से कोशिका के निर्माण की यह प्रक्रिया ही कोशिका विभाजन कहलाती है। अब कोशिका विभाजन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, यह हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोशिका सिद्धांत के आपके ये दो मेन पॉइंट है, इनको याद रखेंगे आप कि कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा याद रखेंगे कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट अगर लिखना चाहें तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, मैंने कहा कि कोशिकाओं के अंदर यानी शरीर की जितने भी क्रियाएं हैं वो कोशिकाओं के द्वारा होती हैं। शरीर की समस्त क्रियाएं कोशिकाओं के द्वारा ही होती हैं। तो ये हो गया आपका कोशिका की खोज किस प्रकार हुई, कोशिका का सिद्धांत कैसे दिया गया, किसने दिया, कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या दी। एक नोट आप यहाँ पे डालेंगे और उस नोट में आप लिख देंगे, ये याद रखेंगे कि कोशिका सिद्धांत वायरसों पर लागू नहीं होता है। कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होता है या कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत वायरस यानी विषाणु पर लागू नहीं होता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत वायरस यानी विषाणु पर लागू नहीं होता है। इसके बाद थोड़ा सा आपके ध्यान की एक चीज याद रखिएगा, बाकी कल पढ़ाऊंगा मैं, कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले चैप्टर में। माइकोप्लाज्मा इसी को बोलते हैं क्या, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा, इसकी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके बाद बात करें तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका या इसी को बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, तो इतना आज आप लोग याद रखेंगे। बाकी इसके आगे
मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा कि कोशिका का आकार, कोशिका का की संरचना कैसी होती है, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, इतना मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। तो ये इतना आज आप लोग नोट भी कर लेंगे, नोट्स मैंने भेजे हैं आपको, वो नोट्स भी भेज लेंगे, लिख लेंगे और ये अच्छे से इसको समझ लेंगे। बाकी मैं कल पढ़ाता हूँ, ठीक है भैया बहनों।